गुरुवार रात 9 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। सच के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिससे नई क्रांति कृषि में आने वाली है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, माटी से रिश्ता जिनका वो हर तूफान सह जाते हैं। देश की थाली सजाने वाले ही किसान कहलाते हैं और इन किसानों के लिए एक नई क्रांति कृषि में आ गई है। 184 किस्में समर्पित की हैं देश के कृषि मंत्री ने। उससे कितना बदलाव हमारे किसानों की जिंदगी में आएगा और उनके उत्पादन में आएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान, एक खास पैनल हमारे साथ होगा मेहमानों का, और सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद लिए चलेंगे अपने मेहमानों के पास। कृषि और किसान का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है और कृषि के विकास में नई नई किस्मों का योगदान सबसे अहम रहता है। हाल ही में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की। इनमें धान की 60 किस्में, मक्का की 50, तिलहन की 13 किस्में शामिल हैं। इसी के साथ भारत ने उच्च उत्पादक बीजों के विकास में अभूतपूर्व सफलता हासिल कर ली है। साल 1969 में शुरू हुई गजट अधिसूचना प्रक्रिया के बाद अब तक कुल 7,205 फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया जा चुका है, जिनमें धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, दलहन, तिलहन, रेशेदार और अन्य फसलें शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11-12 वर्षों में नई किस्मों के विकास की गति और तेज हुई है। अकेले इस अवधि में 3,236 उच्च उत्पादक प्रजातियों को मंजूरी मिली है, जबकि 1969 से 2014 तक 3,969 प्रजातियों को अधिसूचित किया गया था। अब अधिसूचित 184 उन्नत किस्मों का लोकार्पण किया गया है, जो देश के किसानों को अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और जलवायु सहनशीलता जैसे लाभ देंगी। विशेष गुणों वाली कई प्रजातियां जैसे सूखा सहनशील, लवणीय क्षारीय मिट्टी में उपज देने वाली और रोग कीट प्रतिरोधी किस्में किसानों को बदलते मौसम और जलवायु संकट से सुरक्षा कवच देंगी। बता दें कि ये उपलब्धि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की फसलों की अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं, राज्य व केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और निजी बीज कंपनियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। कुल 184 हाल की प्रजातियों के विकास में परिषद की संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों ने क्रमशः 60, 62 और 62 प्रजातियों के साथ योगदान दिया है। कई नई लोकार्पित किस्मों में सूखा, बाढ़, लवणीयता और रोग कीट प्रतिरोध जैसे विशेष गुण निहित हैं, जो मौसम की अनिश्चितता के बीच स्थिर उत्पादन सुनिश्चित करेंगे। उच्च पैदावार के साथ साथ इन किस्मों में बेहतर गुणवत्ता, पोषण समृद्धि और प्रसंस्करण उपयुक्तता जैसे गुण भी हैं, जिससे किसानों को बाजार में बेहतर दाम और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिलेगा। ये लैब से लैंड की यात्रा का सफल मॉडल है। बता दें कि कार्यक्रम में कुल 122 अनाज फसलों की किस्में जारी की गयीं, जिनमें धान की 60, मक्का की 50 नई किस्में प्रमुख हैं। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, लघु मिलेट्स और प्रोसो मिलेट की भी उन्नत किस्में शामिल हैं, जो पोषण, सुरक्षा और जलवायु सहनशीलता को मजबूत करेंगी। दलहनों की 6 नई किस्में
अरहर, मूंग और उड़द जैसी दलहनों की 6 नई किस्में जारी की गई हैं, जो प्रोटीन सुरक्षा और फसल विविधीकरण को गति देंगी। तिलहनों के लिए सरसों, कुसुम, तिल, मूंगफली, गोभी, सरसों व अरंडी सहित 13 नई किस्में और 11 चारा फसलों की किस्में पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन साबित होंगे। गन्ने की 6 और कपास की 24 किस्में, जिनमें 22 बीटी कपास भी शामिल हैं, किसानों के लिए जारी की गई। जूट और तंबाकू की एक नई किस्म भी रिलीज की गई, जो संबंधित क्षेत्रों के किसानों के लिए अधिक उत्पादन और बेहतर रिटर्न का अवसर प्रदान करेगी। इसके पीछे ये संकल्प है कि हर किसान की खेत तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंचे, जिससे भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अन्न उत्पादन करने वाला देश बने। इसी क्रम में देश ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन उत्पादन के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया है और भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का अग्रणी चावल निर्यातक देश बन गया है। भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है और 2025 में देश का चावल उत्पादन 15 करोड़ टन से अधिक हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में 3200 से अधिक नई बीज किस्में विकसित की गई हैं। तो आइए सच के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है और परिचय कराते हैं हमारे मेहमानों का सबसे पहले, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव, स्टूडियो में मौजूद हैं, उप महानिदेशक हैं फसल विज्ञान ICAR से। बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन किसान पर और सच के साथ में। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है दूरदर्शन किसान में और साथ ही सच के साथ में। हमारे साथ सत्यवान जी जुड़ गए हैं, किसान हैं दरियापुर कला से, आपका भी बहुत स्वागत है सच के साथ में। डॉक्टर कृष्ण चंद्र साहू, निदेशक हैं वाणिज्यिक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से, आपका भी बहुत स्वागत है सच के साथ में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि कृषि में जो नई क्रांति आई है, 184 नई किस्में जो समर्पित की गई हैं हमारे किसानों को, वो कितनी लाभदायक हैं, कितनी फायदेमंद हैं, ये समझाने के लिए सबसे पहले डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी आपके पास आऊंगा, आपसे समझूंगा कृषि और किसान का इन 184 नई किस्मों को कितना बेहतर आप देख रहे हैं, कितना लाभदायक हमारे किसानों के लिए हो सकती हैं, जरा बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा आपने कहा कि 184 किस्मों का किस तरह से हम देख रहे हैं, तो पहले तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि किस तरह से किस्म विकास का कार्यक्रम है और उसमें किस तरह से हम जो पहले जो हमारी प्रचलित किस्मों हैं उनसे अच्छी किस्में कैसे हम बनाते हैं और किस तरह से वो सीड चेन में जाती हैं, बताइए। तो हमारे देश में जो सिस्टमेटिक रूप से वैरायटी रिलीज का काम जो है 1969 से शुरू हुआ जी। 1957 में जो मक्का के लिए अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना की शुरुआत हुई, उससे 4 हाइब्रिड आने से 1963 में जो है NSC की स्थापना हुई, क्योंकि उस समय हमने दूसरे देशों में विभिन्न मॉडल देखने के बाद बीज का किस तरह से देश में वो करें, उस समय तक कोई सिस्टम अच्छा था नहीं। तो NSC की स्थापना के बाद 1966 में जो बीज हमारा जो अधिनियम है उसका अनुमोदन हुआ और 1968 में बीज के रूल बने। तो उसी के बाद से एक किस्म की जो रिलीज और नोटिफिकेशन का सिस्टम, एक सेंट्रल सब कमेटी ऑन क्रॉप स्टैंडर्ड्स रिलीज एंड नोटिफिकेशन ऑफ वैरायटीज का गठन हुआ, जो कि सेंट्रल सीड कमेटी की एक उप समिति है। उसमें जितने भी हमारे अनुसंधान के केंद्र हैं, जैसे हम खाद्य फसलों की बात करते हैं तो उसमें लगभग हमारे 28 विभिन्न संस्थान हैं जो इस पर कार्य करते हैं। उनके साथ 26 जो है हमारी अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजनाएं काम करती हैं। 85 फसलों पर टोटल कार्य करते हैं। इसमें फसलों, आज मैं खाद्य फसलों की बात करूंगा, उसमें विभिन्न जो हमारे अनुसंधान हैं उनके वहाँ एक कोऑर्डिनेशन के तहत पूरे जो हमारा तंत्र है वो हमारे जितने भी राज्यों के और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें हमारे वो रिसर्च के सेंटर्स हैं, जिसमें कि ICAR का स्टाफ है वो फंडिंग करते हैं यूनिवर्सिटी में। वहाँ से इन किस्मों का विकास होता है। किस्मों का विकास करने का मुख्य यही होता है कि उसमें जो भी प्रचलित किस्में हैं, जो ब्रीडिंग की अलग अलग तकनीकी लगाने के बाद जब प्रचलित किस्मों से अगर वो अच्छी आती है
तो उसको आगे जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर जो हमें बताया कि अखिल भारतीय समन्वित फसल जो परियोजना है, उसके तहत देश के सभी क्षेत्रों में 5 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में फसलों के विकास के लिए उनको बांटा गया है। उन 5 क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र में ये किस्में जाती है और उस क्षेत्र की जो बेस्ट वैरायटीज होती हैं उनके साथ इनको कंपैरिजन करते हैं, 3 वर्षों तक कंपैरिजन करते हैं और उनमें अगर वो उन मानकों पे, उस बेंचमार्क पे ये किस्में सही उतरती हैं। बेंचमार्क में एक तो पैदावार है, गुणवत्ता है, बीमारी कीड़ों के प्रति प्रतिरोधकता है और दूसरे जलवायु के जैसे सूखा है, बाढ़ है, इन सभी कारकों के ऊपर अगर वो सही उतरती है तो उसको रिलीज करने के लिए अनुमोदित किया जाता है। उस श्रेणी में ये 184 किस्में आई, जिसमें कि जैसे अभी वीडियो में भी बताया गया है, इसमें 122 किस्में खाद्यान्न फसलों की है, जिसमें 60 धान की हैं, ठीक है, 50 मक्का की है, ज्वार की। तो इस तरह से ये किस्में एक बेंचमार्क को क्रॉस करके और निश्चित रूप से उसमें जो पुरानी किस्में उससे फसल पैदावार में और उसके साथ साथ जो बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस है, जैविक अजैविक दबाव है, उससे अच्छी उत्पादकता के बेस पे इनको रिलीज किया जाता है ताकि किसान को अधिक उपज मिले और उसको अधिक मुनाफा मिले। देखिए, अधिक उपज मिले, अधिक मुनाफा मिले, इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि किसान का लाभ होना चाहिए, क्योंकि किसान जिस तरह से मिट्टी से जुड़े रहते हैं और तमाम चीज़ों पर अपना फोकस रखते हैं और हमें थाली सजा कर देते हैं, इसलिए उनके लाभ के लिए पूरा देश सोच रहा है और प्रधानमंत्री खुद उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खुद कृषि मंत्री लगातार समर्पित नजर आ रहे हैं। हम डॉक्टर कृष्ण चंद्र साहू जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे भी समझेंगे कि इन किस्मों को आप कैसे देख रहे हैं और कितना बदलाव ये आने वाली कृषि को लेकर आ सकता है इसमें, और हमारे किसानों के लिए आपको क्या नजर आता है? नमस्कार, मैं एक चीज़ बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी 4 चीज में गुरुत्व दिए थे किसान का आय दुगुना करने के लिए। वो था बीमा, बीज, बैंक, बाजार। तो उससे बीज का जो रोल है वो प्राय 40% है किसान का आय दोगुना करने के लिए। तो हम जब से स्थापना हुए, डॉक्टर यादव जी बोले है 1963 से, तब से हमारा काम है किसान को कैसे उन्नत किस्म का बीज कम दाम में उसका जो पास में पहुंच जाएगा पर्याप्त परिमाण में और ठीक रेट में, वो हमारा सतत प्रयास रहा है। तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो है कृषि मंत्रालय के अंदर में एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक सेक्टर है। हमारा काम है जो कृषि अनुसंधान विभाग ने जो उसका जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है वो किस्म का नई किस्म का जो फसल जो किस्म वो बनाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करना, उसको बढ़ाना है। नए किस्म का कृष्ण चंद्र जी आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे समझूंगा, क्या ये किस्में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए अलग अलग हैं या सब एक समान? या जो हमारा जो वैज्ञानिक जो बनाते हैं वो देश में जितना एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है उनका उताप, उनका बारिश, उनका हवा, उनका मिट्टी सब देख के वो लोग नई स्टेट के लिए, सब स्टेट के लिए अलग अलग किस्म का बिहन बनाया है। तो उसको हमने वैज्ञानिक से लेना है, उसको 3-4 बार, जैसे हम उसके टेस्ट सीड लेंगे या ब्रीडर सीड लेंगे, उसको फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड बनाएंगे और उसको ठीक से उसका परीक्षण करेंगे और उसको ठीक से पैकिंग करेंगे और लेके सब स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। हमारा ट्रेडर डीलर लोग है, उनके थ्रू में किसान को पूरा सीधा डायरेक्ट भी देते हैं, किसान को सीधा यही कहना चाह रहे हैं कृष्ण चंद्र साहू जी कि सीधा उसको किसान को उसका लाभ होगा और किसानों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव इन किस्मों के जरिए आने वाला है। हम किसान से ही समझते हैं। सत्यवान जी हमारे साथ हैं और आप किसान हैं, इसलिए आपके पास आएंगे। आप इन 184 नई किस्मों को कैसे देख रहे हैं? क्या किसान की आय पर इस पर वाकई वास्तविक फर्क पड़ने वाला है? किसान की आय बढ़ने वाली है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। सबको नमस्ते जी। देखिए, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि हम किसान पूसा संस्थान की बीजों पर ही सवार होकर आगे बढ़े हैं। पहले भी हमने बीज जो है धान का हो या तिलहन का हो या दलहन का हो या और भी कई तरह के चारे के बीज हों, पहले भी हमने जो है उन बीजों को जो है परखा है और वो बीज अपने उस पर खरे उतरे हैं। आज भी हमें पूरा विश्वास है कि जैसा कि डॉक्टर साहब डी.के. यादव ने बताया कि इनमें जो है जलवायु से परिवर्तन से जो कभी आज से तीसरा साल है तब एकदम
टेम्परेचर बढ़ने से गेहूं की जो है पैदावार काफ़ी कम हुई थी, तो उनसे लड़ने की जैसे 1 हफ्ता या 10 दिन पहले ये आ जाएंगी। और क्लाइमेट से लड़ने की, जहाँ पानी कम है, बरानी ज़मीन है, उनसे पानी कम है, वहाँ भी इनसे जो है इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है। जैसे आज खाली पैदावार को नहीं देख रहा, खाने वाला भी और उगाने वाला भी, उसमें गुणवत्ता भी, कितना जिंक है, कितना उसमें फाइबर है, क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल, तो वो भी चीज़ देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें विश्वास है कि जो अब ये किस्म आई है। सत्यवान जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ना सिर्फ उत्पादन हो बल्कि उसकी गुणवत्ता भी देखनी होगी और उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो सत्यवान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी भी बने हुए हैं। सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपसे भी मैं समझूंगा कि किसानों की आय पर क्या वाकई इन नई किस्मों से फर्क पड़ेगा, क्या आय वाकई बढ़ जाएगी और अब जो उत्पादन की बात हो रही है वो बढ़ जाएगा, और जिस तरह से इन किस्मों की उत्पादकता पारंपरिक किस्मों से औसतन कितनी होगी, इस पर भी आपसे समझना चाहूंगा। एक पत्रकार हैं आप, कैसे आप देख रहे हैं? जयदीप जी, देखो, मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हम लोगों ने किताबों में शुरू से ही पढ़ा है। एक पाठ होता था कोई ना कि एक गरीब किसान था, मतलब किसान को शुरू से गरीब ही दिखाया गया है। चाहे हमारी पुरानी फिल्में, वो एक मदर इंडिया पिक्चर आई थी, उसमें किसानों का किस तरह से दिखाया था। तो वो चीज़ों को देखते हुए जो इस पिछले 11 साल में जो क्रांति हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, कि जो उन्होंने, जो आप अगर पिछले 50, 60, 70 साल को देखें तो 3000 प्रजातियाँ, और अब 3000 प्रजातियाँ अब आ गई हैं। तो ये जो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान, जैसे उन्होंने दिया था शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, तो मोदी जी ने उसमें जोड़ा जय किसान जय, और उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया। तो विज्ञान के जरिए किस तरह से किसान को, किसान की दशा और दिशा सुधारी जाए, इस पे जो जोड़ दिया गया है, इससे धीरे धीरे किसानों की दशा, मैं नहीं कहूँगा ये एकदम बहुत समृद्ध हो गया है, बहुत सुधार हो रहा है और आगे और सुधार होने की उम्मीदें हैं। जिस तरह से नई नई किस्में आएंगी, मौसम की हिसाब से जो अनुकूल होगा, जब उन पे मार नहीं पड़ेगी। पहले होता था जी बाढ़ आ गई तो बर्बाद हो गए, बारिश आ गई तो बर्बाद हो गए, तो सूखा पड़ गया तो अकाल पड़ गया। तो मतलब सत्येंद्र कुमार ये मानते हैं कि अब सिर्फ गरीब नहीं रह गया, किसान सक्षम हो गया, किसान वैज्ञानिक हो गया, क्योंकि अब लेब भी लैंड पर पहुंच गया, किसान मजबूत हो गया, किसान व्यवसायी हो गया, किसान तमाम चीजों को जो कर रहा है वो अब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं और हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उसका एक अपने आप में चमत्कार है कि आप इतनी प्रजातियां ला रहे हैं। और आप देखिए, मतलब जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश अब अमेरिका है, अमेरिका कहीं चावल निर्यातक में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब इतना उत्पादन कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारी अपने आप में एक क्षमता है। गेहूं हमारा पूरे दुनिया में मशहूर है, तो ऐसी जो हमारी जो सब्जियां हैं पूरे वर्ल्ड में जा रही हैं। तो ये इसीलिए कि हमारा किसान धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और हमारा जो निर्यात आयात जो चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट किया जा रहा है। और सरकार जो है बहुत इस पर ध्यान दे रही है कि किसानों की दशा और दिशा कैसे सुधारी जाए। अगर हमारा देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो पूरे विश्व में भारत आगे बढ़ेगा। बहुत सही बात आपने कही। कृषि प्रधान देश, अगर हमारे किसान ही मजबूत नहीं होंगे तो देश कैसे मजबूत होगा। और अगर हमारे किसान मजबूत होंगे, सक्षम होंगे और वो व्यवसाय कर पाएंगे, अपनी खेती से निकलकर तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाएंगे, तभी ये देश बदलेगा, तभी ये देश विकसित होगा। और इसीलिए हर कड़ी को मजबूत करने की आवश्यकता यहां इस वक्त महसूस की जा रही है, जो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव, आपके पास वापस आऊंगा, आपसे फिर से मैं समझूंगा 184 नई किस्में किन किन जलवायु जोखिमों, सूखा, बाढ़, गर्मी, कीट को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। जरा एक बार फिर से हमारे किसानों को बताइए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे अगर हम फसलवार बात करते हैं, जैसे धान की बात करते हैं, तो धान में आमतौर पर जो अभी एक जो नई प्रथा आई है जिसमें जल का बचाव होता है, उसमें खर्चा किसान का कम लगता है। एक सीधी बिजाई की हम बात करते हैं। सीधी बिजाई में जो मुख्य प्रॉब्लम आती थी वो खरपतवार की आती थी। तो अभी बासमती धान में 2 साल पहले 2 किस्में विकसित की गई थी खरपतवार नाशी के प्रति सहनशील। उसी क्रम में अभी धान में एक किस्म आई है जो कि खरपतवार नाशी सहनशील है, CR धान 812। लवणता पूरे देश में कहीं सैलिनिटी है, कहीं अल्कलिनिटी है, एक बड़ी भारी समस्या है। तो उसके लिए भी धान की किस्म आई हैं। जैसे हमारा एक संस्थान है जो लवणता के लिए करनाल में ICR का CSSRI करनाल, तो वहाँ की 2 किस्में आई है।
उसी तरह से जो ब्लास्ट एक बड़ी बीमारी है धान में जो कि काफ़ी नुकसान करती है, उसके लिए संकर धान की किस्में आई है, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आई है। और उसके साथ साथ ही जैसे एक जो हम बार बार कहते हैं कि भाई आपकी इनपुट यूज एफिशिएंस, तो फास्फोरस एक मुख्य अवयव है, जैसे मेजर जो न्यूट्रिएंट है एनपीके जब बोलते हैं, तो फास्फोरस के लिए भी कम फास्फोरस की उपलब्धता में अच्छी पैदावार देने के लिए भी 2 किस्में DRR धान 87 और 88 आई है। तो ये धान के बारे में मैं बताया आपको। उसके अलावा जैसे अगर आप मक्का में बात करो तो मक्का में 50 प्रजातियां हैं। जैसे उन 50 प्रजातियों में सभी, जैसे क्योंकि मक्का भी खरीफ की फसल है, उसमें भी जल भराव की समस्या आती है, सूखे की समस्या आती है, और उसके साथ जो गुणवत्ता की अभी जैसे सत्यवान भाई बात कर रहे थे, तो मक्का में मुख्य तौर पर जैसे लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, विटामिन ए, तो इन सभी गुणों से भरपूर किस्में हैं जो कि अगर पोल्ट्री में भी वो जब दाना जाएगा मक्का का जाता है पोल्ट्री फीड के लिए, तो उसमें भी हमारे जैसे एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने ये पाया है कि जो पोल्ट्री मुर्गी उस दाने को खाएगी बायोफोर्टिफाइड मक्का के, तो उससे जो भी आपका अंडा मिलेगा, मीट मिलेगा, तो वो भी एक गुणवत्तायुक्त बायोफोर्टिफाइड होता है जिसमें कि इन अवयवों की मात्रा अधिक होती है। तो ये भी एक उसमें एक बहुत ही अच्छा। और जिस तरह से अलग अलग जैसे मान लो मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स में भी सूखे का, क्योंकि खरीफ की जितनी फसलें हैं उनमें मुख्य तौर पर पानी की व्यवस्था नहीं होती, रेन फेड अवस्था में होती है, तो उसमें जो 2 समस्याएं मेन तौर पे आती है, एक तो सूखा और एक जल भराव। तो सूखे में ये होता है कि शुरू में बरसात होती है, बड़ा भारी पानी भर गया, आपने फसल लगाई है, फसल डूब गई, खत्म हो गई, उसके बाद एक लंबा सूखे का वो आता है स्पैन, और फिर बाद में बारिश होती है, तो कई बार उस स्पैन के बीच में फसल मर जाती है, तो किसान को नुकसान होता है। तो इन किस्मों में ज़्यादातर यही है प्रयोगों के आधार पर और जो टेस्टिंग के आधार पर कि अगर एक लंबा स्पैन भी आता है तो ये उस तरह से उसमें नहीं होता कि फसल पूरी खत्म हो जाए। इसका जो एक जो असर अब आप देखने को आपको पता लगेगा, जैसे 20-21 के बाद 3-4 साल तक लगातार जो है उत्पादन, जो मौसम ठीक नहीं रहा, उसके बावजूद भी इन 4 सालों में 5 साल में कभी भी खाद्यान्न उत्पादन में कमी नहीं आई, हर साल बढ़ता गया। और इस साल जैसे कि बताया 307.7 मिलियन टन का जो हमारा रिकॉर्ड पैदावार हुआ है, तो उसी का नतीजा है कि जो ये जितनी भी क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्मों को हम लेके आए, बीमारी कीड़ों के लिए, खरपतवार के लिए, और इसी तरह सूखे के लिए, जल भराव के लिए, लवणीयता, क्षारता के लिए, तो उसका एक नतीजा है कि किसान को उससे अच्छी पैदावार, स्टेबल पैदावार मिलती है, और किसान को जो बार बार एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है उससे निजात किसानों को निजात मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और काफी लाभदायक किसानों के लिए है, जिसकी चर्चा लगातार हम सच के साथ में सच्चाई के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण चंद्र साहू जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझूंगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा छोटे और सीमांत किसान हैं। उन छोटे किसानों के लिए कि इन किस्मों में कुछ विशेष है, उससे कुछ विशेष लाभ होगा, ऐसा कुछ है क्या इसमें? नहीं, जो वैज्ञानिक लोग जो वैरायटी जो किस्म बनाएंगे, हम उसको बढ़ा के उसको वृद्धि करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमने छोटा बड़ा सबको देते हैं। छोटा किसान के लिए कृषि मंत्रालय का भी कुछ स्कीम है, जिसके वजह से उनको भी हमने दिया जाता है 2 केजी 4 केजी एक मिनी किट बना के उनको भी दिया जाता है। वो लोगों को भी इसीलिए दिया जाता है कि वो लोग अपना खेती में उसको लगाए और देखे, महसूस करे जहाँ वो वैरायटी किस्म उनके लिए उपयुक्त है। उसके साथ साथ अभी जो डॉक्टर यादव ने बोले हैं, जो वैरायटी आजकल डेवलपर है, वो सब जो डिजीज पेस्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनका रेजिस्टेंट भी होते हैं। और जैसे है क्लाइमेटिक रेजिस्टेंट, क्लाइमेटिक रिसेलेंट, आजकल जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है और कभी ज़्यादा बारिश हो रहा है, कभी बारिश नहीं हो रहा है, उसको रेजिस्ट करके उसको इसी स्थिति में कैसे अच्छा उत्पादन होगा, वैसे भी वैरायटी बनना है। प्लस कुछ बायोफोर्टिफाइड, जिसमें कि अच्छा सा मतलब रहेगा, हमारा जो है ना खाद रहेगा, वो भी देख के सब बना रहा है। वो सब चीज़ हमने छोटों किसान को ज़्यादा हमने बिल्कुल, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे किसानों के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा छोटे और सीमांत किसान हैं, और इसीलिए उन पर आगे भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान,
या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सच के साथ में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा उन्हीं नई किस्मों की जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने समर्पित की हैं हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को। और इसीलिए मैं यहाँ सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास आऊंगा और उनसे जानूंगा कि बीज उपलब्धता और जमीनी सच्चाई आप बताइए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। क्या वाकई हमारे जो किसान हैं उनको जो उपलब्धता है वो ठीक समय पर होती है और इसकी सच्चाई क्या है? क्या उससे हमारे किसानों की जिंदगियां बदल रही हैं? ये देखिए, किसानों की स्थिति बदली है और उसका सबसे बड़ा मतलब है कि सरकार जमीन पर उतरकर किसानों के लिए जो किसानों की समस्याएं हैं उनको समझ रही है कि किस तरह से किसान जो है धरती पर जब जाता है अन्न उगाने के लिए तो उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं। जब तक आप तक उनको समस्याओं का ही नहीं पता होगा तो उनका निराकरण कैसे करेंगे। उसी में ये आया कि जब जो बीज हैं, जो पुराने बीज चलते आ रहे थे, उनको लेकर के अब नई क्रांति की ज़रूरत है। तभी सरकार ने नए 184 किस्में लाई हैं और इनको पूरी तरह से देख करके अब जब प्रयोग करके जब धरती इनको किसान जब उगाएगा, इनका जब रिजल्ट आएगा तो उससे और लगेगा कि जैसे अब ये सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की जो आय है वो दोगुनी की जाए। और वो दोगुनी कैसे होगी? जब नई किस्में मिलेंगी, नई किस्मों से उपज ज़्यादा होगी तो बाजार में जाएगा और जो किसान को ज़्यादा कारोबार मिलेगा, ज़्यादा आय होगी, तो उसका दिशा और बदलेगी। वो पहले जो सरकार का जो लक्ष्य है कि किसानों की दशा और दिशा तभी बदलेगी जब उसको अच्छे रोजगार के जो अच्छे बीज मिलेंगे, अच्छे आधुनिक उपकरण मिलेंगे, तो तब उन्हीं के जरिए उनकी दिशा सुधरेगी। और पहले से बहुत सुधरी है। पहले में जहाँ तक मैं देखूँ बहुत जगह कई राज्यों में दिखता था कि किसान ने जो है कर्ज में आके आत्महत्या की। पहले से बहुत कम हो गया। मैं नहीं कहूँगा कि खत्म हो गया है, लेकिन पहले से बहुत कम हुआ है। तो इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं उनको भी अपना योगदान देना होगा कि किसानों को जो मजबूत कैसे किया जाए, तभी हमारा देश और मजबूत हो। बिल्कुल, देश और मजबूत हो। और इसी के लिए क्योंकि कार्यक्रम सच के साथ में हमारे साथ सत्यवान जी भी हैं। सत्यवान जी का नाम भी सत्य से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम सच पर चर्चा कर रहे हैं। और इस सच्चाई में सत्यवान जी आप बताइए, क्या वाकई किसानों की स्थिति अब बदल रही है? क्या सरकार जो कार्य कर रही है उसमें वाकई जमीनी हकीकत आप समझाने की कोशिश हमको करेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे पत्रकार भाई ने अच्छी बात बताई है, क्योंकि जब से डीडी किसान चैनल सोशल मीडिया से पहले हमारे को स्कीमों का, बीजों का पता ही नहीं चलता था कौन सा बीज नया आया है। अब तो किसान घर पे बैठे बैठे हर एक स्कीम का, कौन सी स्कीम है, कौन सा बीज है, इस बीज की क्या खासियत है, इनका पता लग जाता है। तो इससे स्थिति सुधरी है। और जब 109 बीजों का माननीय प्रधानमंत्री ने पूसा संस्थान में जो है उद्घाटन किया था, तो उसमें मैं साक्षी था, मैं भी वहीं पे था। तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी और मैं उसको फिर दोहराता हूँ। उन्होंने कहा था कि वैसे तो हमने संस्थान के बीजों पे कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसान साथियों से कहूँगा कि नए बीज को पहले पूरे खेत में ना लगा के थोड़े हिस्से में लगाएं। उससे आपकी जलवायु में, आपकी मिट्टी में, आपकी मार्केटिंग में कोई कमी आती है नहीं आती है। जब आप संतुष्ट हों फिर अपने खेत को आगे बढ़ाएं। एकदम पूरे खेत में ना लगा के, थोड़ा लगा के उससे संतुष्टि बने तब लगाएं। और बीज पे मैं एक बात और कहता हूं कि हम धरती को तो माँ कहते हैं, लेकिन बीज तो पिता है। जब माता और पिता दोनों स्वस्थ होंगे तभी तो स्वस्थ संतति को कायम रखेंगे।
क्योंकि बीज पादप जीवन का मुख्य आधार है। पौधे का जीवन चक्र बीज से प्रारंभ होकर बीज पर ही समाप्त होता है, इसलिए बीज का तो अच्छा होना अति आवश्यक है। ये बहुत ही जरूरी है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर धरती माँ है तो बीज पिता है, और तभी हम लोग खेती कर पा रहे हैं या फिर थाली सजा पा रहे हैं, और इसीलिए किसान सच्चाई के साथ सत्यवान जी लगातार हमें बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर देवेंद्र कुमार, वापस आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा कि क्या ये बीज अगले 1-2 सीजन में देश के हर राज्य में उपलब्ध हो जाएंगे? और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, सरकारी और निजी बीज कंपनियों की इसमें क्या भूमिका होगी, जरा वो भी बता दीजिए। निश्चित तौर से जैसे हमारे साहू साहब हैं जो मेन तौर पे जो NSC का पूरा एक देश में जाल है बीज का सप्लाई का उत्पादन का, तो इनकी एक बहुत अहम भूमिका रहती है। उसके अलावा हमारे 17 राज्यों के बीज निगम हैं जो कि गुणवत्तायुक्त बीज किसानों तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ जो है 731 KVKG भी उसी पे काम करते हैं, और जो आपका लगभग 50 के आसपास स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 50-55 के आसपास हमारे ICR के संस्थान जो कि डायरेक्टली बीज उत्पादन में इन्वॉल्व होते हैं, जो किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बड़ा सक्रिय रहता है हमारे देश में। जैसे प्राइवेट सेक्टर का भी काफ़ी योगदान रहता है। लगभग 550 के आसपास कंपनियां हैं जो कि बीज उत्पादन पे कार्य करती हैं, जिसमें से जो है लगभग 110 कंपनियों का अपना अनुसंधान का भी उसमें कार्य है, जो कि हमारा जो मैंने बताया कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट से हम वैरायटी रिलीज करते हैं, तो वो उसमें अपना योगदान देती है। उनकी वैरायटी भी इसमें रिलीज होती है। जैसे कि इसमें बताया गया कि इसमें 60-62 के आसपास जो 184 में किस्में हैं, 30% के आसपास वो प्राइवेट सेक्टर से भी है। तो बीज का मुख्य यही जो एजेंसीज हैं जो बीज के लिए कार्य करती है। बीज में जो पहली स्टेज होती है वो न्यूक्लियस सीड की, जो अभी जो वैरायटी रिलीज हुई तो उसका न्यूक्लियस सीड है। अब जब इसका सीजन आएगा बीज का, तो हम राज्यों से बात करके, राज्यों को साथ बैठाकर, जो हमारे जितने भी अनुसंधान के निदेशक हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और जितनी बीज की संस्थाएं हमारी राज्यों की, सेंटर की, जैसे हमारी NSC है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड है, और जितना प्राइवेट सेक्टर है, वो हम साथ बैठते हैं एक दिन पूरा। हम उनसे उनकी मांग लेते हैं, वैरायटीज का ब्यौरा उनको पहले दे देते हैं कि भाई आप बताइए आपको 3 साल के बाद इसका कितना बीज चाहिएगा, उसके हिसाब से वो हमें प्रजनक बीज का हमें इंडेंट देते हैं। उसको हम एश्योर करते हुए हम उसका प्रजनक बीज पैदा करके उस एजेंसी को जिसने जो इंडेंट दिया है, और इसका पूरा समन्वय कृषि मंत्रालय में एक बीज जो अनुभाग है वो करता है। ICR उसके साथ मिलके हम दोनों बीज अनुभाग, कृषि मंत्रालय का और इधर से ICR का बीज अनुभाग, हम मिलके कार्य करते हैं। और हम वो जो किस्में हमें इंडेंट में आता है, उसका इंडेंट हम जो भी संस्थान ने ये किस्में पैदा की है उनको हम ये इंडेंट देते हैं। वो उस इंडेंट के अनुसार बीज को पैदा करके वापिस मंत्रालय को बताता है, पर उसके बाद उसका जो है अलॉटमेंट उस एजेंसी को होता है। उसका जो नेक्स्ट स्टेज है ब्रीडर सीड के बाद प्रजनक बीज जिसको बोलते हैं, वो आधार बीज में आता है। उसके फर्दर गुणांक के लिए वो आधार बीज अगेन यही एजेंसीज करती हैं, और उससे अगली स्टेज जो सर्टिफाइड प्रमाणित बीज की बात करते हैं, तो इसमें जनरली 3 साल का समय लगता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की शंका, जैसे सत्यपाल भाई ने बताई, पीछे पूसा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 109 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया था, तो उस समय उनका एक ही सवाल था कि भाई इनको हम बीजों को ले जाते हमें लंबा समय लगता है, तो किस तरह से हम इस समय को घटाएं। तो उस पर हम पहले से ही कार्य कर रहे हैं, और हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि 3 साल में ये किस्में किसान तक पहुंचे, इनका प्रमाणित बीज पहुंचे। चाहे हम ऑफ सीजन में बीज पैदा कराएं, NSC का बहुत अच्छा नेटवर्क है, प्राइवेट सीड कंपनी भी काफ़ी प्रोएक्टिव रहती है, हम उनको ब्रीडर सीड सप्लाई करते हैं। और इसी तरह से जो राज्य के निगम हैं वो भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICR के संस्थान है। तो हम सभी के सहयोग से इन 184 किस्मों को जल्दी से जल्दी, ताकि किसान के पास हमारे सभी किसानों तक ये किस्में पहुंच जाएंगी। बहुत सही बात आप कर रहे हैं, और लगभग इसको लेकर हमारे किसान पूरी तरह से सहमत भी होंगे। डॉक्टर कृष्णचंद्र साहू जी, वापस आपके पास आऊंगा। क्या बीजों की कीमत की हम अगर बात करें तो ये किसानों की पहुंच में होगी? और साथ ही ये भी मैं कहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाभ सिर्फ बड़े किसान ही ले जाएंगे, छोटे किसान नहीं ले पाएंगे? नहीं, हम जब किसान भाई देखते हैं, हमारा प्राधान्य होता है, प्रथम कर्तव्य होता है छोटा किसान को कैसे ठीक से देखा जाए।
सिर्फ बड़ा किसान नहीं है, हमारा जितना है, हम कृषि मेला में जाते हैं, हम जीप कैंपेन करते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, और जितना है गांव में हमारा ज़्यादा जो बीज है वो गांव में लगता है। कोई बड़ा किसान उनसे नहीं लगते हैं, वो भी लेते हैं, ऐसे नहीं है। तो इसीलिए हमारा प्राथमिक लक्ष्य है छोटा सा छोटा किसान को दिया जाएगा। अच्छा, अभी NSA का दूसरा काम किया, अपना जो बीज को ONDC ऑनलाइन में प्लेस कर दिया, प्राय 100 बीज को रख दिया। जो भी किसान भाई गांव में, दूर में, कहीं पे भी रहते, छोटा क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी, तो ऑनलाइन भी हम उसको ले सकता है, ऑनलाइन भी हमने दे सकता है। हमारा ONDC में जाके हमको दे देंगे, तो उनके पास में पोस्टल के थ्रू में, कुरियर के थ्रू में हम पहुंचा दें। और हमारा प्राइस ही सबसे कम होते हैं, मतलब मिनिमम होते हैं, मार्जिनल। हमारा प्रॉफिट ज्यादा नहीं होते, हम मार्जिनल प्रॉफिट रखते हैं वो परिचालन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और अदरवाइज किसान भाइयों हमारा बीज का गुणवत्ता और उसका बीज का जो दाम दोनों में खुश है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हमारे जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, अब उनको सीधा इसका लाभ मिलेगा और वाकई स्थिति उनकी बदलने की आवश्यकता है कृष्ण चंद्र साहू जी, क्योंकि उनकी स्थिति ज़्यादा दयनीय है। जो बड़े किसान हैं वो तो अगर वो बढ़ते हैं तो तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उनको समस्याएं ज़्यादा होती हैं। और इन समस्याओं का अगर निराकरण करने की प्लानिंग आपने कर ली है, सरकार ने कर ली है, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। संतुष्ट होंगे जाहिर है हमारे किसान जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे। लेकिन हमारे साथ सत्यवान जी हैं और सत्यवान जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यवान जी, आपके पास आऊंगा और आपसे मैं ये समझूंगा, क्योंकि जो बात की जा रही है, हमारे जो देश के छोटे किसान हैं उनको बड़ी समस्याएं हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं उनको बीज खरीदने में समस्याएं होती हैं, उनको खाद खरीदने में समस्याएं होती हैं, उनको तमाम चीज़ें जो खरीदने में समस्याएं होती हैं। अब अगर सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि उनके घर तक वो बीज पहुंचाया जाए, उनके लैंड तक लेप पहुंचाया जाए, उनके कृषि में जो दिक्कत है उनका निराकरण करने के लिए तमाम वैज्ञानिक अगर उनके मौके पर पहुंच जाएं, तो अब समस्या खत्म हो जाएंगी और हम विकसित हो जाएंगे। देखिए, छोटे किसान की पाठशाला, कृषि विज्ञान के अंदर किसान की पाठशाला है, और किसान को सबसे ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र से ही पता लगता हर एक तकनीक का, कहाँ से बीज मिलेगा, कौन सा बीज अच्छी गुणवत्ता का है। और इस तरह से छोटे किसान कृषि विज्ञान केंद्र से जो नहीं जुड़े हैं उन्होंने जुड़ना चाहिए, और वहाँ से ही पता लगता है ज़्यादातर। तो क्यों, हर एक स्टेट में कृषि विज्ञान केंद्र है, और किसान उनसे नई तकनीक का उसका ज्ञान लेगा, किस तरह से ये लगानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं एक बात और करूँगा, जो माननीय कृषि मंत्री अब जो है एक नया कानून बीज के ऊपर ही लेके आने वाले हैं, वो बार बार जिक्र करते हैं, उसमें सख्ती कर रहे हैं। पहले क्या था, कंपनियां गलत बीज निकल गया तो किसान की कोई सुनवाई नहीं थी, किसान वहां तक लोअर कोर्ट तक किसान जाता था, उससे आगे कंपनियों के बड़े बड़े वकील होते थे, वो आगे कोर्ट में नहीं जा पाते थे। तो उनके लिए एक ऐसा कानून लेके आने लग रहे हैं कि जिससे किसान को जो है ये गलत बीज से जो है जल्दी उसका निदान होगा, और गलत बीज देने वाले की सजा भी है, खाली उस पर प्लांटी नहीं है। तो इस तरह का कानून अगर आएगा तो उसमें जो है किसान जो है लाभान्वित होंगे, और किसान को गलत बीज ही अगर गलत मिल गया तो किसान का तो जीरो हो गया वहीं से। तो बीज तो प्रमुख है। बिल्कुल, आपने कहा कि बीज सबसे अहम है। अगर बीज ही सही बोया जाएगा तो फिर खेती सही होगी, उत्पादन सही होगा, और फिर आमदनी बढ़ जाएगी और किसान विकसित हो जाएगा। जी बोलिए। इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा ना हो इन कानूनों से छोटी कंपनियां खत्म हो जाएं, फिर बड़ी कंपनियां ही रह जाएं, ये भी ध्यान करने की बात है। ये प्रश्न मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, और ये इसका जवाब डॉक्टर देवेंद्र से लेते हैं। डॉक्टर देवेंद्र, जरा बताइए, हमारे किसान पूछना चाहते हैं कि छोटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, वही जो चिंता तमाम किसानों की, उस पर जरा छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर होता है, और उसमें कोई ऐसा छोटी कंपनी बड़ी कंपनी का नहीं है। उसमें जो स्पूरियस सीड है, घटिया बीज है, जिसकी की डेफिनेशन दी गई है, उसके अनुसार 3 श्रेणी है। उस 3 श्रेणी में अगर कोई एक बार गलती करता है, माइनर ऑफेंस है, मेजर ऑफेंस है, लगातार गलती करता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। अगर कोई गलती से भी गलती होती है तो उसके लिए भी उसको क्षमा करने का वो है। तो इसमें बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी कंपनियां उसी तरह से काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी। बहुत सही बात आपने कही। वापस आपके पास आऊंगा सत्येंद्र कुमार जी। सत्येंद्र कुमार जी, जरा बताइए, क्या इन किस्मों में सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा या पोषण मूल्य भी बेहतर होगा? क्या उम्मीद आपको लग रही है? क्या वास्तविक स्थिति है? क्योंकि आप ग्राउंड पर देखते हैं, आप किसानों से बात करते हैं, आप एक पत्रकार हैं। ये देखिए, जब नई किस्म आई है और जब उसको मैंने पहले भी कहा कि जब हम धरती पे जब किसान उसको उगाएगा, जब उसका रिजल्ट आएगा, और जैसे कि उम्मीद है कि उसका रिजल्ट बेहतर ही आएगा, तो आय दोगुनी होगी, तो उनका सब कुछ बढ़ेगा।
और जो जैसे जो पुराना समय आता था कि किसान ज़्यादातर कर्ज लेके ही अन्न उगाता है, तो हमारा जो अन्नदाता जब कर्जे से उबर जाएगा, उस पर जब कर्ज नहीं होगा, उसको बीज सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और उसके जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो बाजार में उसको अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा दाम मिलेगा तो वो समृद्ध होगा, और समृद्ध होगा तो फिर वो और नई किस्मों को और धान उगाएगा, चीजें उगाएगा, तो उसकी जो पावर है बढ़ेगी। जब हमारा किसान शक्तिशाली होगा तो हम अपने आप शक्तिशाली होंगे। तो ये जो नए बीज हैं ये और क्रांति लाएंगे, इसे जो किसान क्रांति जिसे कहते हैं, किसानों को जो सरकार नई नई किस्म की बीज दे रही है, नए नए क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है, मतलब हर तरह से जो सरकार जमीन पर उतर कर देख रही है कि कहाँ किसानों को क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को ठीक किया जाए, उनको कर्जे से उबारा जाए। किसान जो अन्नदाता है वो अन्नदाता ही रहे, वो कर्ज लेने वाला ना रह जाए। अन्नदाता अन्न का दान करे, मतलब अन्न उपजाए पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, जिससे पूरा विश्व खुशहाल हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अन्नदाता हैं तो अन्न देते हैं, और इसलिए उनको अन्नदाता कहा जाता है। और वो तुम पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए जब अन्न देंगे तो हम विकसित हो जाएंगे, और 2047 में ये जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाएगा। ऐसी उम्मीद के साथ हम यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो हमारे किसानों के लिए है, जो नई क्रांति है, जो नई किस्में हैं, जो नया बदलाव है, उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर देवेंद्र वापस आपके पास आएंगे और आपसे समझेंगे क्या किसानों को इन किस्मों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, राज्य सरकारें और कृषि विस्तार तंत्र इसमें किस तरह से तैयार होगा। निश्चित तौर पे जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे केंद्र सरकार जो योजनाएं हैं उनको राज्य में लागू करते हैं। केवीके जो जैसे अभी सत्यवान भाई बताए, तो केवीके हमारे 731 केवीके हैं और हर ज़िले में एक केवीके है जिस पे किसान की पहुंच है। वहाँ पे इन किस्मों का जिस क्षेत्र के लिए किस्म जो रिलीज होती है उसके प्रदर्शन किए जाते हैं। उसके अलावा जो सरकार का एक NFSM का मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में नई किस्मों के जो मिनी किट दिए जाते हैं, केवीकेज के थ्रू जो क्लस्टर फ्रंट लाइन डिमोस्ट्रेशंस किए जाते हैं, और ट्रेनिंग्स जो है किसानों की राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जो केंद्र सरकार से प्रसारित हैं, और केवीकेज का रेगुलर ट्रेनिंग्स किसानों को दी जाती है। इसके साथ ही हमारे माननीय कृषि मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पीछे खरीफ के मौसम में एक विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की थी, और उस अभियान में मुख्य तौर पर यही था कि वैज्ञानिकों की टीम, उसके अलावा कृषि जो जितने भी कृषि अधिकारी जो राज्य के थे, केंद्र के थे, जो प्रोग्रेसिव किसान और जो इफको, क्रिबको और जो राज्य सरकार का जो तंत्र था जो कि किसानों को कृषि बीमा के बारे में बता सकते हैं, किसान सम्मान निधि के बारे में, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, तो वो पूरा एक समूह बना के, और उस समय जो 2160 टीमें बनाई थी जो कि पूरे देश में उन्होंने काम किया,
15 दिन तक, और उसका लक्ष्य यही था कि जितनी भी नई तकनीकी है वो उस क्षेत्र के लिए जो हमने अनुमोदित है वहाँ तक किसान तक ले जाएं, किसान से इंटरेक्शन करें, और पहले की जो तकनीकियाँ हैं उसमें जिस तरह की कुछ कमियाँ रही हैं तो वो वैज्ञानिकों को बताएं। और हमने उन सभी में उसमें बहुत से रिसर्चेबल इशू, उसमें लगभग 500 के आसपास पूरे देश से वो रिसर्चेबल इशू आए, और अलग अलग अवयव के जो इशू थे उनको हमने सभी विभागों में बांटा, और आगे का जो अनुसंधान है वो किसान की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरह का चाहिए, उसी को करके, तो ये एक 2 वे सिस्टम, ऐसा इंटरेक्टिव इंटरफेस था उसमें। और माननीय हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का इसमें एक वो है कि इसको हम हर सीजन में, सीजन से लगभग 1-1.5 महीना पहले जब किसान के पास समय होता है उस समय ये टीमें गाँव में जाएँ और किसान से इंटरेक्ट करें, और जो उनकी असली समस्याएँ समझें, और जो नई टेक्नोलॉजी है उनको वहीं जाके बताएं और दिखाएं, और उनका कहाँ से बीज का स्रोत है, कैसे है, ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, ये सारी जानकारी उसमें जो लिखित में भी और लेक्चर के थ्रू भी उसमें देने का प्रयास किया गया है, और वो आगे भी जारी जो रहेगा। स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा अभियान है जो वाकई ऐतिहासिक है, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र। वापस डॉक्टर कृष्ण चंद्र साहू आपके पास आऊँगा। अगर फसल विफल होती है तो क्या बीमा और मुआवजे की व्यवस्था की गई है? और प्रधानमंत्री जी का जो एम्फेसिस है वो बीमा के ऊपर भी है। किसान आजकल जो जलवायु में परिवर्तन होता है जी, फ्लड होता है, हेवी रेन होता है, बहुत बारिश होता है, इसके लिए प्रधानमंत्री जो एम्फेसिस दिए है बीमा के ऊपर, फसल बीमा के लिए अभी सरकार कृषि मंत्रालय भी बहुत पदक्षेप लिए है। वो लोग बीमा करने के लिए जो मुफ्त बीमा और सरकार दे रहा है, बीमा का जो प्रीमियम सब करके कर रहे हैं, इसीलिए आजकल मेरे ख्याल से किसान को ये प्रकार अच्छा सा प्रोटेक्शन मिल गया बीमा की ओर से। तो उसके लिए हमने जो सोफार बीज का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो है, तो हम तो NSC के थ्रू पे वो तो एश्योर्ड है, वो तो अच्छा है, तो उसके लिए चिंता करने का चाहिए। और जितना प्राकृतिक जो तो पहले ऐसे होता था डॉक्टर कृष्ण चंद्र साहू कि तमाम जो किसान थे वो चिंता इस बात की करते थे, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता था, उनको दिक्कतें होती थी, कई सारी चीजें सामने आती थी, जिसको सत्यवान जी से अभी बात भी करेंगे जिस पर। लेकिन आप ये बताइए कि अब तो कम से कम ऐसा नहीं होगा कि उनको मुआवजा ना मिले, या जो व्यवस्था उनकी किस्मों के लिए की जानी चाहिए, या उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, बीमा जो होना की बात आप कर रहे हैं, क्या वाकई अब किसान संतुष्ट हो जाए, पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है किसान? नो, आजकल वो तो चीज़ पूरा चेंज हो गया है। पहले क्या था, अलग चीज़ है। आजकल माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कृषि मंत्री उसके ऊपर जोर दिए कि किसान कौन सी कारण से उसका फसल हानि होता है तो बीमा कंपनी और जाके उनका अकाउंट को वो पैसा देना, उसको जो है जाके विजिट करना और देना है, वो सब आजकल एश्योर हो गया। इसीलिए आजकल किसान का जो संकल्प, उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। जो हमारा संकल्प है, जो हमारे देश का संकल्प है, जो हमारी सरकार का संकल्प है, अब वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी संकल्प पे हम पूछ लेते हैं हमारे सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार से कि क्या ये पहल विकसित भारत 2047 के कृषि रोड मैप से जुड़ी हुई है? कैसे आप इस पहल को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत जो है विकसित भारत होगा, उसको एकदम साकार करने के लिए ये जो बीज जो है, और मैं जो ना आगामी सत्र में बीज विधेयक भी लाया जा रहा है, बिल्कुल, जो कि आज तक नहीं हुआ। जब बीज विधेयक आएगा, जो जैसा कि सत्यवान जी ने कहा कि जो किसान है जो धरती में अन्न उगाते हैं, कि धरती माँ है और बीज जो है पिता है, तो उसी पिता को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से धरती पे अच्छे बीज लाए जाएं और उन बीजों को लाने में क्या दिक्कतें होती हैं, उस बीज के साथ क्या होगा, बीज अच्छा होगा बुरा होगा, हर चीज को ध्यान में रखते हुए जो बीज विधेयक लाया जा रहा है, ये बीज विधेयक अपने आप में किसानों को बहुत बड़ी शक्ति देगा। और किसानों को शक्ति देने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। जब हमारे किसान शक्तिशाली होंगे तभी जब हमारा 2047 जो विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त होगा, जब हम 3 देश जो पूरे वर्ल्ड में जो 3 देशों की उसमें लाने की मोदी जी बात करते हैं, वो तभी आ पाएंगे जब हमारा किसान मजबूत होगा। और मुझे लगता है ये आगामी जो सत्र में आने वाला जो बीज विधेयक है, ये इसमें और एक क्रांति में एक अध्याय जोड़ेगा। बिल्कुल, तो क्रांति में ये नया अध्याय जोड़ेगा। बीज विधेयक का जिक्र कर रहे हैं सत्यवान जी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए विकसित कृषि संकल्प अभियान, तमाम ऐसी नई योजनाएं जो हमारे किसानों के लिए हैं, जो हमारे किसानों को समर्पित हैं, नई किस्में जो हमारे किसानों के उत्पादन में बेहतरीन एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हैं, और तमाम जो किसानों के लिए बदलाव किए जा रहे हैं, क्या वाकई वो जमीन पर नजर आते हैं और आपको कैसे लगते हैं, जरा बताइए।
देखिए, अब पहले से तो काफ़ी सुधार है, लेकिन जैसे कई स्कीमों का जिक्र हुआ, अब जो है हमारा फसल बीमा योजना है उसमें पहले सुधार हुआ है, और भी सुधार होने की ज़रूरत है। और अच्छी है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इसमें और भी बदलाव होना चाहिए। और जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, पहले किसान अनाप शनाप खेत में डालता था, उसमें फास्फोरस की कमी है नहीं है, पकड़ा कट्टा डाल दिया, तो उससे पैदावार की बजाय हानि और होती थी कई बार। तो उससे भी बहुत ज़्यादा हमारा जो है खर्चा कम हुआ है और पैदावार बढ़ी है। और जैसे बदलाव हुए हैं, बदलाव हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं सत्यवान जी। लेकिन जो बदलाव होने चाहिए बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी आपको सुनेंगे, देश के कृषि मंत्री भी आपको सुनेंगे। आप बताइए डीडी किसान पर सच्चाई के साथ उसमें और ज्यादा सुधार होने की गुंजाइश है। और बार बार जैसे हमारे भाई कह रहे हैं ना, विकसित जो है भारत 2047 का जो सपना है, ये हमारे जो है भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह एक लाइन में कहते थे, अक्सर कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव किसान के खेत खलिहान से होकर गुजरता है। जब किसान समृद्ध होगा तो राष्ट्र अपने आप समृद्ध होगा। बिल्कुल। और इसलिए सरकार काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार ऐसे संकल्प, ऐसी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं जो आज तक स्वतंत्रता के बाद नहीं हुई थी, और उससे बड़ा बदलाव भी नजर आ रहा है जो लगातार आपके सामने भी है। और इसीलिए डॉक्टर देवेंद्र, वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि हम 5 साल बाद अगर अपेक्षित परिणाम ना आ पाए इसमें, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, अपेक्षित परिणाम नहीं आने का कोई कारण नहीं है। मैंने आपको बताया 2014-15 में हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन वो 252 मिलियन टन था, जो इस साल 357 मिलियन टन हुआ। तो ये इसमें सरकार की नीतियां हैं, किसान की मेहनत है, उसके साथ जो मुख्य उसका श्रेय जाता है वो आपके उन्नत बीजों, उन्नत किस्मों को जाता है। इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी इन किस्मों का बीज का मल्टीप्लाई करके सभी एजेंसीज, राज्य की, केंद्र की, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे केवीकेज, हम सब साथ मिलके इसका बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाएंगे, और कहीं भी इसमें फेल होने का कोई कारण ही नहीं है। देखिए, किसान को क्या चाहिए? किस्म चाहिए उच्च उत्पादकता की, उस किस्म का बीज चाहिए, उसके लिए पूरा प्रावधान किया गया। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, साहू साहब ने अभी बताया, किसान को मिनी किट के द्वारा बीज पे सब्सिडी है, बहुत सी चीज़ें सरकार, जैसे अभी 25% बीज पे जितनी भी सरकारी संस्थाएं बीज बेचती है उस पर सरकार अभी देती है, तो वो प्रावधान है। तो बीज के पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसमें निश्चित रूप से किसान को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है, जो इनपुट खरीदने के लिए, खाद है, बीज है, उसके लिए। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जैसे आपने अभी पूछा कि उसमें कहीं भी नुकसान होता है, जो किसान भाई उस पर एनरोल करते हैं, तो निश्चित रूप से उसको भी बड़ा सरल किया हुआ है। सत्यवान भाई की जो बात है उसको भी निश्चित रूप से हम आगे मंत्रालय में बात करेंगे, किस तरह के इश्यू हैं, इनसे बात करके। तो वो एक अच्छी प्रक्रिया है जिसमें किसान को एक अश्योर्ड जो पैदावार की आपने गारंटी दी, और उसके साथ ही साथ आप अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी आपकी भी भरपाई होगी, उसका भी मुआवजा मिलेगा। डॉक्टर देवेंद्र, एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा आपको, क्योंकि देखिए आप ICAR से हैं, तो ICAR सफलता को मापने के लिए कौन से इंडिकेटर तैयार किए गए? क्योंकि विफलता का कोई रास्ता नहीं है, आप ही कह रहे हैं। हाँ, इस पर मुख्य तौर पर हमारा जो सफलता को मापने का यही होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है हर क्रॉप की, जैसे आज की डेट में हम बात करेंगे तो जिस भी फसल की जो आज प्रोडक्टिविटी हम ये चाहते हैं कि 1% का उसमें गेन हो, तो उस 1%, मान लो गेहूं में 3600 kg पर हेक्टेयर के आसपास प्रोडक्टिविटी है, तो हमारा प्रयास उसमें ये रहता है कि अगर 1% का गेन होता है नई किस्मों के आने से, तो अगली साल वो 3700-3800 kg पर हेक्टेयर होनी चाहिए। तो हर फसल का हमने 5 साल का जो टारगेट फिक्स किया है सभी फसलों में, और उसको हम उन्नत बीजों से, नई किस्मों से, और जो दूसरे जैसे मृदा की बात की अभी सत्यवान ने, तो किस तरह से हम मृदा के स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए और उससे अधिक पैदावार लें, ताकि किसान की इनपुट की कॉस्ट घटे, उसकी पैदावार बढ़े। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमने 2047 तक का जो है रोड मैप तैयार किया है, और उसमें हर 5 साल का जो अभी हमारी योजनाएं शुरू होंगी जो 2026-27 से, और 30-31 तक की योजना में हमने निश्चित रूप से टारगेट रखे हैं कि हमारी प्रति फसल पैदावार का क्या टारगेट है,
तो उसमें प्रति ईयर कितनी बढ़वार होगी वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है, हर क्षेत्र के लिए कैलकुलेटेड है। उसमें रेन फेड की भी हमने बात की, उसमें इरीगेटेड की बात की, हमने जो दूसरी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स की भी बात की, तो उसमें फेल होने का कोई चांस नहीं है। निश्चित तौर से हम उस पर सभी जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, किसान भाइयों के साथ मिलके, बीज की संस्थाएं हैं, बीज उत्पादन की संस्थाएं हैं, कृषि हमारे ICR के संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, KVKs हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर है, सबसे मिलकर हम काम करेंगे और इस मुहिम को हम जितने नए बीज हैं उनको किसानों तक ले जाकर और इसको पूर्ण रूप से सफल हम करेंगे, ये लक्ष्य, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर कृष्णचंद्र साहू जी, वापस आपके पास, क्या इन किस्मों से MSP और सरकारी खरीद व्यवस्था को कोई फायदा होगा? हमारे पास आज के दिन में 80 शस्य और 900 किस्म का वेराइटी है। अभी 184 मिल जाएगा, हम 1000 के आसपास किस्म आएगा। उसमें हमारा लक्ष्य तो अंततः जो अंत्योदय वो तो है किसान। ये किसान का के लिए तो वो सब नाटक हो रहा है, नहीं तो और किसके लिए हो रहा है? जैसे बोलते ना कृष्ण के लिए होता है होली, इसीलिए वो जो एग्रीकल्चर जो ICR में जो काम होते हैं, NSC जो करता है, वो सिर्फ उसका जो केंद्र बिंदु है वो किसान है। तो किसान को जब नई किस्म का कुछ वेराइटी मिलेगा, शस्य मिलेगा, उसका फायदा तो उनको ही होगा। वो जो नई आ रहा है उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, पर हेक्टर जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत होगा। तो अल्टीमेटली उसका तो फायदा किसान को ही मिलेगा और राष्ट्र को मिलेगा। बिल्कुल, तो इसका फायदा किसानों को मिलेगा, राष्ट्र को मिलेगा, और यही लक्ष्य है हमारा। और बेबाकी से सच्चाई के साथ, सच के साथ में आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव, सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी हमारे साथ सच के साथ में जुड़े, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। सत्यवान जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णचंद्र साहू जी जुड़े, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में सच के साथ में जुड़ने पर बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोगों ने जिस तरह से डिस्कस किया और ये इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे किसानों के लिए तमाम वो तैयारियां की जा रही हैं जो उनको बहुत पहले ज़रूरत थी, लेकिन अब नई क्रांति कृषि में आने जा रही है इन किस्मों के साथ और इस बदलाव के साथ। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।